दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंजीनियरिंग विद राहुल। और आज हम जानेंगे कि ऋग्वेदा के बाद क्या हुआ या फिर वेदा के बाद क्या हुआ। वैदिक युग खत्म होने के बाद भारत ने कौन सा नया मोड़ दिया और क्या रामायण महाभारत के समय को वैदिक पीरियड कहते हैं या फिर पोस्ट वैदिक पीरियड कहते हैं। आज हम समझेंगे। और भारत की सभ्यता का अगला कदम क्या था। यही वो दौर है जहाँ से उपनिषद और ब्राह्मणा का युग शुरू होता है। तो चलिए समझते हैं एक इम्पॉर्टेंट फेज जो कि है पोस्ट वैदिक पीरियड। एक ऐसा समय जहाँ से भारत की क्लासिकल सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। दोस्तों अब हम जानेंगे कि पोस्ट वैदिक पीरियड आखिर क्या है। पोस्ट वैदिक पीरियड का मतलब है वो समय जहाँ से ऋग्वेदा के बाद के युग शुरू होता है, जब बाकी वेद लिखे गए यानी कि साहित्य यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, ब्राह्मणा, उपनिषद और आर्यंका जैसे उपनिषद लिखे गए। इस युग में सोशलाइजेशन, रिलीजन, राजनीति और अर्थव्यवस्था में कई बदलाव और कई बड़े चेंजेस किए गए। और यह अप्रॉक्स 1000 बीसीसी से 600 बीसीसी तक के टाइम को पोस्ट वैदिक पीरियड कहते हैं। और हाँ, इस दौर को लेटरल वैदिक पीरियड भी कहते हैं। यह टाइम महाराजनपद के उदय का और बुद्धिज्म के उदय का और जैनिज्म के राइज होने से पहले का समय है। चलिए दोस्तों कुछ की फीचर्स के थ्रू इसे समझते हैं, जिसमें पहला है सामाजिक बदलाव यानी कि सोशल चेंज। वर्ण व्यवस्था रिजिड हो गई यानी कि जाति जन्म पर आधारित होने लगी। ऋग्वेदा समय में जाति व्यवस्था फ्लेक्सिबल थी। पोस्ट वैदिक में बर्थ बेस का सिस्टम बन गया। महिलाओं का स्थान डिग्रेड हो गया यानी एजुकेशन और प्रॉपर्टी के राइट्स भी कम हो गए। ऋग्वेदा में वुमेन्स को एजुकेशन डिबेट करने का राइट्स था। अब उनका रोल डोमेस्टिक हो गया, एजुकेशन और प्रॉपर्टी राइट्स कम होने लगे। यजना और ब्राह्मणाओं का इम्पोर्टेंस बढ़ने लगा। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। एक समय था जब टीचर बनने के लिए टैलेंट की ज़रूरत होती थी, अब सिर्फ फैमिली का नेम मैटर करता है। बिल्कुल वैसे ही यह समय बदलने लगा। यानी कि सोचो एक मॉडर्न ऑफिस जहाँ पहले सबको काम हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, फिर नया मैनेजर आया और डिसाइड करने लगा कि कौन सी फैमिली से कौन है, उसी बेस पे जॉब मिलेगी। बिल्कुल वैसे ही पोस्ट वैदिक टाइम में कास्ट रिजिड हो गई। वेदास का दूसरा की पॉइंट है राजनीतिक विकास यानी कि पॉलिटिकल चेंज। वैदिक काल में भारत की राजनीतिक व्यवस्था एक ट्राइब्स और किंग बेस्ड सिस्टम थी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लगा, ट्राइब्स चीफ्स के लेकर किंगडम्स और जनपद के डेवलपमेंट हुआ। इस राजनीतिक विकास ने ही आगे चलकर महाराजनपद और फिर मौर्य एम्पायर जैसे शक्तिशाली स्टेट्स का फाउंडेशन रखा। यानी कि ट्राइब से जनपद और महाराजनपद तक का सफ़र शुरू हुआ और पावरफुल राज्य जैसे कुरु, पंचाला, कौशला और विदहा का उदय हुआ। राजा डिवाइन माने जाने लगा और राजनीति धर्म से जुड़ गई और उसका कनेक्शन धर्म से जोड़ा जाने लगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल है, जैसे पंचायत से बढ़कर एक फॉर्मल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बन गया, वैसे ही ट्राइब चीफ से बदलकर प्रॉपर किंग्स और स्टेट्स डेवलपमेंट हुए। और इसके आगे दो पॉइंट्स और हैं जो कि हैं अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। पॉलिटिकल चेंज का पहला पॉइंट है अर्ली वैदिक पीरियड यानी कि ऋग्वेदा पीरियड। यह पीरियड 1500 बीसीसी से 1000 बीसीसी तक था। यानी कि ट्राइब्स राजनीतिक यानी कि जन और जना। समाज ट्राइब्स यानी कि जना में डिवाइडेड था। जैसे लीडर होता था राजन, राजन का काम होता था प्रोटेक्शन, जस्टिस और योजना का ऑर्गेनाइजेशन करना। राजन हेरिडेटरी नहीं होता था, उसका सभा और समिति के द्वारा चुना जाता था। यानी कि सभा और समिति ये दो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। सभा क्या होती थी? सीनियर मेंबर की काउंसिल यानी कि डिसीजन मेकिंग, और समिति कॉमन पीपल की असेंबली यानी कि किंग सेलेक्टेड और पब्लिक मैटर्स। एक रियल लाइफ एग्जांपल है, सोचिए एक विलेज काउंसिल जहां लोग वोट करके मुखिया चुनते हैं और सारे डिसीजंस मिल बैठकर लिए जाते थे। बिल्कुल वैसे ही थी अर्ली वैदिक पीरियड यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल चेंज का दूसरा पॉइंट है लेटर वैदिक पीरियड। यह 1000 बीसीई से 600 बीसीई तक था। जैसे जैसे सोसाइटी सेटल होने लगी, वैसे ट्रिबलिज्म से टेरिटोरियल किंगडम्स टेरिटोरियल किंगडम्स बनने लगे, यानी जनपद का उदय हुआ। अब राजन का पद हेरिडेटरी होने लगा। पावरफुल किंगडम्स लाइक कुरु, पंचाल, कौशला, वेदा उभर के आए। राजन डिवाइन माने जाने लगा, यानी कि राजा इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। सभा समिति का रोल खत्म होने लगा। ब्राह्मण्स ने राजन को धर्म के रखवाले के रूप में इस्टेब्लिश किया। यज्ञ और रिचुअल्स के माध्यम से किए गए डिवाइन स्टेटस बनाए गए।
राजसूया और अश्वमेधा यज्ञ जैसे रिचुअल्स किंग की पावर और एक्सपेंशंस को लेगिटिमाइज करने के लिए किए जाते थे। यह राजनीतिक विकास आगे चल के महाराजनपद यानी कि सिक्स बिग स्टेट्स का बेस बन गया। पोस्ट वैदिक पीरियड के बाद ही मगधा, कोसला, अवंती जैसे एटसेट्रा शक्तिशाली स्टेट्स उभर के आए। पोस्ट वैदिक पीरियड का अगला पॉइंट है धार्मिक और दार्शनिक विकास यानी कि रिलीजियस डेवलपमेंट। रिचुअल्स बढ़ने लगे यानी कि ब्राह्मण्स और यज्ञ का सफ़र शुरू हुआ। लेकिन इस दौर में उपनिषद आए और जो स्पिरिचुअल पे फोकस करते थे और इनका कॉन्सेप्ट था लाइक ब्राह्मण्स, आत्मा, मोक्ष और कर्मा डेवलपमेंट और यह बेस बन गए बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के राइज होने के। इस दौर में ब्राह्मण्स का रोल सेंट्रल था। उपनिषद लिखे गए जो स्पिरिचुअल और मोक्ष पे फोकस करते थे, ना कि सिर्फ यज्ञ पे। एक रियल लाइफ एग्जांपल है, पहले लोग सिर्फ पूजा पाठ करते थे, पूजा पाठ पे मानते थे और अब लोग स्पिरिचुअल ज्ञान पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे कि आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, जैसे सवालों पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। एक डीपर लेवल ऑफ रिलीजियस। वैदिक पीरियड का अगला पॉइंट है अर्थव्यवस्था में बदलाव यानी कि इकोनॉमिकल चेंज। वैदिक पीरियड को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग है अर्ली वैदिक पीरियड जो उसको हम ऋग्वेद भी कहते हैं, जो कि 1500 बीसीई से 1000 बीसीई तक था। इसका दूसरा पॉइंट है लेटर वैदिक पीरियड जो कि है पोस्ट ऋग्वेद यानी कि ऋग्वेद के बाद का समय, जब बाकी तीन वेद लिखे गए थे और यह समय 1000 बीसीई से 600 बीसीई तक था। चलिए इसके कुछ एग्रीकल्चर पॉइंट के बारे में समझते हैं। इस समय में एग्रीकल्चर वाज नॉट अ प्राइमरी यानी कि खेती लोगों का मुख्य साधन नहीं था। इस दौर में लोग मेनली पशुपालक थे, फार्मिंग होती थी पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट गाय को दी जाती थी, गाय और भैंस को दी जाती थी। कॉटल वेल्थ यानी कि प्रॉस्पेरिटी, इसलिए धन को गौधन भी कहा गया है। जैसे कि विलेज में लोग खेती भी करते हैं पर उनकी असली कमाई उनकी डेयरी फार्म से होती है। एग्रीकल्चर में और आयरन टूल्स का यूज़ होने लगा। लोग सिंपल टूल्स बनाते थे जैसे कि लकड़ी, पत्थर और तांबा का यूज़ करके। और इस दौर में ट्रेड्स और बार्टर सिस्टम का विकास हुआ। पैसे का यूज़ नहीं होता था, सब कुछ बार्टर सिस्टम से होता था यानी कि काओ, ग्रेन्स, टूल्स ये एक्सचेंज के मीडियम थे। और इस दौर में कुछ समय बाद लोग सेटल होने लगे और फार्मिंग इज़ अ मेन प्रोफेशन यानी लोगों का मेन प्रोफेशन फार्मिंग होने लगा यानी कि खेती। और आयरन टूल्स का यूज़ होने लगा खेती के अंदर, जैसे कि हल यानी कि प्लग और स्टिक्स का। और सरप्लस प्रोडक्शन होने लगी यानी कि ज़्यादा अनाज, विच लीड टू स्टोर एंड ट्रेड यानी कि अनाज को भंडार करके रखा जाने लगा और इनका आदान प्रदान भी होने लगा। पहले लोग थोड़ी खेती करते थे पर अब ट्रैक्टर्स और टूल्स के साथ बड़े स्केल पर खेती करते हैं। परमानेंट सेटलमेंट और प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया और ट्रेड और कॉमर्स भी इंक्रीज हुआ यानी कि शिफ्टिंग खेती से लोग अब परमानेंट गांव बसाने लगे जहां बाजार भी बनने लगे। एक तरह से आज की इकोनॉमी का बेस डेवलप हुआ। शिफ्टिंग पहले लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे, अब गांव बस गए और खेती एडवांस हो गई और बाजार सिस्टम डेवलप हुआ, जैसे कि मॉडर्न इकोनॉमी का बेस बन गया। चलिए दोस्तों अब समझते हैं वैदिक युग के अगले पॉइंट के बारे में जो कि है परिणाम और विरासत। आइए समझते हैं कि वैदिक पीरियड का परिणाम यानी कि इम्पैक्ट और हमें मिली विरासत यानी कि लेगेसी क्या है। वैदिक काल ने न केवल भारत की सामाजिक और धार्मिक सोच बदला बल्कि राजनीतिक, अर्थव्यवस्थिक, सांस्कृतिक और दर्शन के हर पहलू पर गहरा प्रभाव डाला। वैदिक युग ने निकलकर वैदिक युग से निकलकर भारत एक स्ट्रक्चर समाज में बदल गया। रामायण, महाभारत, गीता जैसे महाकाव्य इसी युग में फिलोसफिकल बेस पर लिखे गए। वैदिक पीरियड पोस्ट वैदिक पीरियड ने इंडियन ट्रेडिशन को शेप दिया फॉर द नेक्स्ट 2000 ईयर। वैदिक काल ने भारत का धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और अर्थव्यवस्थिक आध्यात्मिक सोच को जन्म दिया। यह पीरियड सिर्फ एक युग नहीं है बल्कि एक सिविलाइजेशन की फाउंडेशन का युग है। इसकी विरासत आज भी हमारे विचारों, ग्रंथों और जीवन शैली में जीवित है। दोस्तों अब जानते हैं परिणाम के बारे में। इस दौर में यज्ञ, मंत्र और धार्मिक क्रियाएं जीवन का हिस्सा बन गई। ब्राह्मणिज्म और वैदिक धर्म का विकास हुआ जिसमें रिचुअल्स, गॉड्स और प्रीस्टली क्लास इंपॉर्टेंट माने जाते थे। वर्ण व्यवस्था रिजिड हो गई, जाति जन्म के आधार पर तय की जाने लगी। महिलाओं का स्थान कमज़ोर हुआ, उसका पार्टिसिपेशन घट गया। ट्रिबल डेमोक्रेसी से सेंट्रलाइजेशन मोनार्की का उदय हुआ। राजसूया, अश्वमेधा जैसे रिचुअल्स राजा की अथॉरिटी का डिवाइन बनाने लगे।
एग्रीकल्चर डोमिनेट हुआ, आयरन टूल्स का यूज़ होने लगा, ट्रेड और बार्टर सिस्टम का भी विकास हुआ, गांव और नगर भी बसने लगे और बनने लगे। उपनिषद ने इनर पीस यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन और मोक्ष की दिशा दिखाई। भक्ति, योग और वेदांता जैसे पथ इस दौर में मेन फिल्म हुए। दोस्तों अब हम जानेंगे विरासत के बारे में कि विरासत आखिर क्यों ज़रूरी है और विरासत किसे कहते हैं। उपनिषद, वेदांता और भगवत गीता जैसे ग्रंथों की सोच आज भी हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन का मूल है और कर्म, धर्म, मोक्ष जैसे कॉन्सेप्ट हर भारतीय के जीवन में गुनगुनाए जाते हैं। आज भी जाति और वर्ग व्यवस्था भारत के कई हिस्सों में देखी जा सकती है, चाहे पॉजिटिव हो या प्रॉब्लमैटिक। लेकिन सामवेदा और समानता की दिशा में भी सोच वैदिक युग से शुरू होती है, जैसे उपनिषद इक्वालिटी ऑफ सोल। आज के भारत में भी राज, धर्म और न्याय का नैतिक लीडरशिप ऑफ का कॉन्सेप्ट युग में एक विरासत से देखा जा सकता है। यानी कि आज के भारत में भी राज, धर्म, न्याय और नैतिक लीडरशिप का कॉन्सेप्ट इसी युग में विरासत के थ्रू देखा जा सकता है। महाराजन पद के फॉर्मेट ने ही मौर्य जैसे एम्पायर्स का बेस तय किया। आज भी भारत का बेस इसी युग से शुरू होता है। गांव की व्यवस्था एंड लीडरशिप लीडरशिप लैंड ओनरशिप और रूरल इकोनॉमी का जटिल इसी वैदिक युग से विरासत से जुड़ा हुआ है। आज दुनिया भर में योगा, मेडिटेशन और इंडियन फिलोसफिकल का सम्मान होता है। सब कुछ वैदिक युग से जुड़ा हुआ है और तत्वमसि यानी कि अहम ब्रह्मास्मि जैसे विचार दुनिया के स्पिरिचुअल मैप पर भारत को एक अलग पहचान देते हैं। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं वैदिक युग के अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है संस्कृति, साहित्य और उपनिषद। यानी संस्कृति साहित्य क्या है और उपनिषद क्या है। संस्कृति साहित्य का मतलब है वो लिटरेचर जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जो भारत की एंशिएंट एंड क्लासिकल लैंग्वेज है। इसमें बहुत सी रिलीजियस टेक्स्ट, फिलोसॉफिकल वर्ड एंड पोएट्रीज एंड एपिक्स शामिल हैं। संस्कृत का लिटरेचर भारत की सभ्यता और धर्म को समझने में मदद करता है। अब समझते हैं उपनिषद। उपनिषद वो ग्रंथ हैं जो वैदिक लिटरेचर का हिस्सा है और उनका मेन फोकस है स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी पर। उपनिषद ने ब्राह्मण्स यानी कि यूनिवर्सल सोल एंड आत्मा यानी कि इंडिविजुअल सोल के कॉन्सेप्ट पर डिफाइन किया गया है। उपनिषद का लेटरल मीनिंग है सिटिंग नियर या फिर सिटिंग डाउन विद द गुरु, यानी कि इस टेक्स्ट का उस समय के गुरु और शिष्यों के बीच होने वाली डिस्कशंस के दर्शाता है। यानी इस वर्ड का मतलब है कि पास बैठो या फिर गुरु के पास नीचे बैठो। इसका मतलब यह है। उपनिषद का मेन फोकस मोक्ष यानी कि लिबरेशन और तत्वज्ञानना यानी कि नॉलेज ऑफ ट्रूथ पे है। उपनिषद ने इंडियन फिलॉसफी को एक नई दिशा भी दी है। दोस्तों अब इसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में समझते हैं। इसका पहला पॉइंट है ब्रह्मा। ब्रह्मा एक सुप्रीम रियलिटी है जो सब चीज़ों के अंदर प्रेजेंट है। यह इन्फिनाइट, इंटरनल एंड फॉर्मलेस है। दूसरा पॉइंट है इसका आत्मा। आत्मा है एक इंडिविजुअल सोल जो कि ब्रह्मा का एक छोटा सा पार्ट है। जब इंसान अपनी आत्मा को समझ पाता है तब वह मोक्ष को अचीव कर लेता है। तीसरा पॉइंट है माया। माया एक इल्यूजन है जो हमारी पर्सपेक्शंस को कंट्रोल करती है और हमें सच्चाई को देखने नहीं देती। कर्मा और रिइंकार्नेशन। कर्मा का मतलब होता है हमारी एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस होता है। हमारी एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस होता है। रिइंकार्नेशंस का कॉन्सेप्ट भी उपनिषद में होता है, यानी कि हमारी सोल्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में रिइंकार्नेशन होती है जब तक हम मोक्ष को अचीव नहीं कर लेते। दोस्तों अब जानते हैं वैदिक युग के अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है फिलोसफिकल एंड प्रैक्टिकल इम्पैक्ट। वेदांता जो उपनिषद का इंटरप्रिटेशन है, उसे ही वेदांता दर्शन का विकास हुआ। यह फिलोसफिकल इंडिया या फिलॉसफी इंडिया के स्पिरिचुअल और मेंटल डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रही है। उपनिषद ने हमेशा सेल्फ रियलाइजेशंस, इनर पीस और मोक्ष को अचीव करने की बात की है। यानी कि संस्कृति साहित्य ने भारत की कल्चर, स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल बेस को शेप दिया। उपनिषद ने न सिर्फ हमारे रिलीजियस बिलीफ को डिफाइन किया बल्कि हमें एग्जिस्टेंस और अल्टीमेट रियलिटी को समझने की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग दी।
चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ पोस्ट वैदिक लिटरेचर, जो था 1000 बीसीई से 600 बीसीई तक। इसमें पहला पॉइंट है यजुर्वेदा, दूसरा है सामवेदा, तीसरा है अथर्ववेदा, चौथा है ब्रह्मनास, पांचवा है अरण्यकनास और छठा है उपनिषद, जो कि है ईशा, केहा, कथा एक्सेट्रा। इसके पहले पॉइंट के बारे में जानते हैं, जो कि है यजुर्वेदा। यह रिचुअल्स और यजना सिद्धि से रिलेटेड है, यानी ये रिचुअल्स और यजना सिद्धि से रिलेटेड है। इसके दो पार्ट हैं, शुक्ला यजुर्वेदा जिसे हम वाइट यजुर्वेदा भी कहते हैं, और कृष्ण यजुर्वेदा जिसे हम ब्लैक यजुर्वेदा भी कहते हैं। इसमें बताया गया है कि यजना कैसे करें और उसके मंत्रों का मीनिंग क्या है। इसका यूज़ यजना लाइक राजसूया और अश्वमेधा के लिए इसमें रेफरेंस दिए गए हैं। इसका अगला पॉइंट है सामवेदा। इस वेद का फोकस मैजिक और मेलोडियस सॉन्ग के ऊपर है। इस वेद में ऋग्वेदा के मंत्रों को गाने के स्टाइल में ऑर्गेनाइज किया गया है। यह वेद प्रीस्ट और सिंगर्स के लिए था जो यजना में सेम ज्ञान को ज्ञात करते थे। इसका यूज़ फाउंडेशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का अर्ली बेस भी यही है। इसका अगला पॉइंट है अथर्ववेदा। इस वेद में लोक जीवन, डिसीज प्रिवेंशंस और हीलिंग और मैजिक स्पेल्स का जिक्र किया गया है। इसमें तंत्र, मेडिटेशन और डेली लाइफ रिचुअल्स की बातें मिलती हैं। इसका यूज़ अर्ली आयुर्वेदा और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के सोर्स के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। इसका अगला पॉइंट है ब्राह्मणा। यह वेदों का कमेंट्री टेक्स्ट है। इसमें यज्ञ का सिंबलिक अर्थ और रिचुअल्स के मेथड एंड फिलोसफिकल मीनिंग बताए गए हैं। हर वेदों के साथ एक या अधिक ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, जैसे कि ऐतरेय ब्राह्मणा ऋग्वेदा के लिए और शतपथ ब्राह्मणा यजुर्वेदा के लिए। इसका अगला पॉइंट है अरण्यका। अरण्यका का मतलब होता है जंगल। यह ग्रंथ फॉरेस्ट हर्मिट्स के लिए लिखा गया था, जो इनका फोकस था मेडिटेशन और फिलोसफिकल सिंबोलिज्म्स के ऊपर। यह ब्राह्मणा से मिलते जुलते हैं लेकिन अधिक इनर मीनिंग देते हैं। इसका यूज़ था ट्रेडिशन बिटवीन रिचुअल्स एंड फिलोसफी का ब्रिज। दोस्तों, अब बात करते हैं उपनिषद की, यानी कि वेदों के लिटरेचर के सबसे फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल हिस्सा। इसमें ब्रह्मा, आत्मा, मोक्ष, कर्मा और रीबर्थ के डीप कॉन्सेप्ट की बात की गई है और यहीं से इनका डेवलपमेंट शुरू हुआ। इसमें लगभग 108 उपनिषद है, जिसमें 13 को मुख्य माना जाता है। इसमें फेमस उपनिषद है ईशा, केना, कथा, छंदोग्य, मुंडका और ऐत्रेय और बृहदारण्यका जैसे उपनिषद मुख्य है। अब बात करते हैं वेदांगा की। इसे लिम्स ऑफ वेदा भी कहते हैं, यानी कि वेदों को समझने के लिए लिखे गए सपोर्टिंग वेद हैं ये, जो वेदांगा है। इसमें टोटल 6 वेदांग है, जिसमें पहला है शिक्षा यानी कि फोनेटिक्स, दूसरा है व्याकरणा यानी कि ग्रामर, तीसरा है निरुक्ता यानी कि एथमोलॉजी, चौथा है चंदा यानी कि मीटर, पांचवा है ज्योतिषा यानी कि एस्ट्रोनॉमी, छठा है कल्पा यानी कि रिचुअल्स रूल्स, और इन्होंने इंडियन एजुकेशन, लैंग्वेज और साइंस की बुनियाद रखी। दोस्तों, पोस्ट वैदिक पीरियड ने भारत की सोसाइटी को ट्राइब्स और फ्लूइड सिस्टम से स्ट्रक्चर और हेरिडिकल सिस्टम में बदला। यही टाइम था जब क्लासिकल सिविलाइजेशन का फाउंडेशन पड़ा, जो आगे रामायण, महाभारत और बुद्धिस्ट का बेस बन गया। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, और क्या आप भी और ऐसे हिस्ट्री के फेसेस को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। और हाँ, चैनल इंजीनियरिंग विद राहुल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जहां हम साइंस और भारत की सभ्यता दोनों को समझते हैं, वो भी बिल्कुल ईजी वे में।